दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके दोस्त, वहाँ के खरबपति या पूरी दुनिया के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति जो एलन मस्क है, उनके बीच में जो झगड़ा की शुरुआत हुई है, तो बहुत सारे लोग हाय-तौबा मचाए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बड़ा ऐसा घटित हो गया है जिससे मनुष्यता पर कहर टूट पड़ा है। हमारे देश समेत पूरी दुनिया के तमाम देश जो है बड़ा प्रभावित हो जाएँगे। देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मामलों का एक्सपर्ट हूँ। हर विषय का एक्सपर्ट तो कोई नहीं हो सकता है, कुछ ही लोग हो सकते हैं इस मुल्क में। लेकिन मैं सोचता हूँ दोस्तों कि अगर अमेरिकी हिस्ट्री को देखें अगर आप, अमेरिकन कॉर्पोरेट को देखें, वहाँ की सत्ता संरचना को देखें बीते 3-4 दशकों से और उसके रोल को देखें पूरी दुनिया में, तो मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिकी जो सत्ता संरचना है, जो बुनियादी तौर पे आज की तारीख में देखें तो बड़े कारपोरेट ही उसमें सबसे डोमिनेंट हैं और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव सत्ता में होते हैं या स्वयं वो हो जाते हैं। हमारे मुल्क में ये है कि कारपोरेट बहुत सारे अपने खिलाड़ी तय कर लेते हैं कि वो किन के साथ रहेंगे और वो राजनीति के खिलाड़ी अक्सर होते हैं। लेकिन अमेरिका में थोड़ा-सा और आगे बढ़ गया है वो, बहुत सभ्यता में हमसे आगे है ना, हमसे काफ़ी तरक्की कर चुका है। तो वहाँ सीधे कारपोरेट भी नेता बन जाते हैं और कारपोरेट ही सारा का सारा उन पर दारोमदार हो जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप स्वयं एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस के मालिक हैं। उनके बेटे भी, उनके परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े-बड़े बिज़नेस के आई मीन ओनर हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ ये हैं कि ये कारपोरेट और कारपोरेट के बीच का झगड़ा है, ये कारपोरेट घरानों के बीच का झगड़ा है, ये उनके अपने इंटरेस्ट के बीच का टकराव है। ये दुनिया को सुंदर बनाने या अमेरिका को ग्रेट नेशन जो बनाने का एक दावा पेश किया गया था चुनाव के वक़्त भी कि भई हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएँगे। जैसे मानो बिल्कुल रसातल पर चला गया था अमेरिका। हाँ, उसकी डेमोक्रेसी तो ज़रूर बहुत पीछे है और अगर डेमोक्रेसी का आप ग्लोबल इंडेक्स देखें तो उसमें अमेरिका बहुत पीछे होता है। यहाँ तक कि प्रेस फ्रीडम का भी अगर आप इंडेक्स देखें, प्रेस की आज़ादी का, तो वो भी टॉप 10 में अमेरिका कभी नहीं रहता है। तो डेमोक्रेसी का लेवल तो अमेरिका में डाउन है। लेकिन जहाँ तक है कि ग्रेट बना देंगे, ग्रेट क्या बनाएँगे आप बताइए हमें आप कारपोरेट के लिए स्वर्ग बना देंगे तो स्वर्ग तो कारपोरेट के लिए है ही है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, मैं जो समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क साहब के बीच का जो झगड़ा है, उस पर कोई हाय-तौबा मचाने के लिए आम लोगों को ज़रूरत नहीं है। आम लोगों को बल्कि अगर वो चाहें, मैं तो नहीं कुछ करता, मैं तो केवल एक एनालिसिस करता हूँ खबर की, लेकिन वो चाहें तो सेलिब्रेट कर सकते हैं कि दुनिया के जो बहुत अमीर मुल्क का जो पूरी दुनिया में बादशाहत अपनी खड़ा करना चाहता है पर्दे के पीछे से या डायरेक्ट, जो सरकारों को बदलने और सरकारों को टेक ओवर कराने का बहुत सारा खेल करता रहा है पूरी दुनिया में, अनेक तरह की आई मीन ऐसी चीजें वो करता रहा है जिसको डेमोक्रेसी का विनाश कहेंगे और वहां की सरकार में बैठे हुए बहुत बड़े ताकतवर दो खेमों में लड़ाई हो गई, टकराव हो गया, दोनों एक दूसरे से रूठ गए हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दुख जाहिर करने की बात है मनुष्यता को या आम आदमी को, बल्कि इससे तो खुश होने की बात है। क्योंकि जो यूनिफ़ॉर्मिटी है रूलिंग एलीट की, उसमें टकराव है, उसमें बिखराव है और जितनी डाइवर्सिटी होगी कॉर्पोरेट में, खासकर जो सत्ता कंट्रोल करने वाले कॉर्पोरेट हैं, वो उतना ही जनता के लिए अच्छा होगा, आवाम के लिए अच्छा होगा और ये बात अमेरिकी जनता के लिए भी कही जा सकती है और दुनिया के दूसरे मुल्कों की जनता के लिए भी कही जा सकती है। तो ये तो सेलिब्रेट करने की घटना है कि बड़े जो कॉर्पोरेट है अमेरिका के और उनके बीच में जो सत्ता संरचना जो बुनी है उन्होंने मिल करके बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके चुनाव में वो उसमें वो दरक गई है और वो जो उनकी यूनिटी है वो दरक गई है और एक साफ साफ विभाजन उसमें दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अपने मुल्क में भी या दुनिया की किसी भी डेवलपिंग कंट्री में भी जहां भी अभी कारपोरेट उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन ताकत तो बटोरता ही जा रहा है, वहां भी कारपोरेट के अंदर बिजनेस हाउसेस के बीच में जितनी डाइवर्सिटी हो, जितनी विभिन्नता हो, उतना ही अच्छा है। यूनिफॉर्मिटी जितनी होगी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी जनता के लिए। इसलिए अच्छी बात है कि एलन मस्क ने खड़ा होकर उनका विरोध किया डोनाल्ड ट्रंप का और वो आज भी विरोध कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कोई पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हैं,
वो जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिकी जनता के लिए भी नहीं कर रहे हैं, भारत की जनता के लिए भी नहीं कर रहे हैं, और उस साउथ अफ्रीका की जनता के लिए भी नहीं कर रहे हैं जहां उनकी पैदाइश हुई। लेकिन मेरा ये कहना है कि डाइवर्सिटी जहां भी रहेगी अच्छी बात है, और अमेरिका में डाइवर्सिटी है। अगर अमेरिका में डाइवर्सिटी नहीं होती कारपोरेट में, तो एलन मस्क की हिम्मत नहीं होती कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाएं। सच्चाई है। आप ये बताइए कि अपने देश में क्या किसी बड़े कारपोरेट घराने की, अब राहुल बजाज या इस तरह के जो एक दो और लोग हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए, तो आप ये बताइए कि कौन ऐसे लोग हैं, आई मीन हमारे मुल्क में ही आप देख लीजिए, बजाज खानदान के अलावा, कि जो खुलेआम मौजूदा सत्ताधारी जो हैं उनकी गलत नीतियों की भी आलोचना करने का साहस करते हैं। कोई कारपोरेट के मामले में भी अगर कोई फैसला सरकार कर लेती है और नागवार गुजरता है किसी कारपोरेट घराने को, तो वो भी नहीं बोल पाता, वो भी बोलता है जय शंकर जय राम, सब कुछ, मतलब ताली पीटता है, बकायदे माला जपता है सरकार की। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अपने यहाँ चूंकि कारपोरेट के अंदर भी डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए मीडिया में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जब मीडिया में नहीं रिफ्लेक्ट होती है, तो समाज के दूसरे घटक जो हैं, दूसरे जो निकाय हैं, वहां भी नहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो मीडिया में भी आप देखते हो कि जितने बड़े घराने हैं, वो सारे सरकार कह देती है कि ये नीला है तो बोलेंगे नीला है, वो सरकार कह देगी मौजूदा सरकार की पीला है तो पीला है। जब सरकारें अपेक्षाकृत इतनी ताकतवर नहीं होती थी, ताकतवर विद इन द कोर्ट, जो डेमोक्रेसी का थोड़ा लिहाज किया करती थी, और खासकर गठबंधन की सरकारें, उस वक्त यही कारपोरेट जो है इसमें डाइवर्सिटी नजर आती थी। कोई सरकार की आलोचना करता था, कोई समर्थन करता था, कोई थोड़ा क्रिटिकल होता था, कोई बिल्कुल उसको खारिज करता नजर आता था। तो उस समय डेमोक्रेसी का लेवल हमारे मुल्क में बेहतर था। कई ऐसे आप देखेंगे, ऐसे 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 वाक्य, और उसको मैं गिना सकता हूं, लेकिन वो विषयांतर होगा, इसलिए उसको छोड़ करके हम आते हैं अमेरिका पर। तो उसके पहले लेकिन ये बात मैं बता दूं कि कारपोरेट घरानों में डाइवर्सिटी का होना, मतभेद का होना, ये समाज के लिए, जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में हो चाहे दूसरे देशों में है। अभी देखिए, आप कोई घराना ले लीजिए भारत का, ए नाम से शुरू होने वाले जितने कारपोरेट घराने हैं, जैसे अंबानी है, अदानी है, ये ले लीजिए, आदित्य बिरला ग्रुप है, जितने ग्रुप्स का नाम लीजिए, सब एक तरह से सरकार को लेकर रिएक्ट करते हैं। हाँ, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। तो मैं तो कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर एलन मस्क उतर गए हैं, जो उनको जिताने वालों में से एक हैं, ये जो इलेक्शन, तो ये अच्छी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप पर ये निर्भर करता है कि वो आगे कैसे बढ़ते हैं। वो आई मीन इनके 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 एलन मस्क की जो जरूरतें थी, या उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट था, उस पर वो कंप्रोमाइज करते हैं, या वो केवल उन्हीं के वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हैं जो उनके साथ खड़े हैं अभी भी, खासकर कारपोरेट घराने। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो जिस टैक्स बिल को लेकर एलन मस्क बहुत नाराज हो गए थे, और उनका तो ये उन्होंने दिखावा किया कि मानो वो केवल टैक्स बिल को लेकर के और उनसे नाराज होकर के और उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, सच ये नहीं है। टैक्स बिल मे बी वन फैक्टर, लेकिन बहुत सारे और मामले हैं जिनकी वजह से एलन मस्क के बिजनेस पर प्रभाव पड़ रहा होगा, और इसलिए उन्होंने ये बगावत की होगी, इस तरह से टकराव मोल लिया होगा। तो ये एक बड़ा कारण है। अब एलन मस्क को जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार गिना रहे हैं कि टैक्स बिल के क्या क्या फायदे हैं, और टैक्स बिल से कैसे आम आदमी को फायदा होगा, और कैसे उनको बहुत रियायतें मिलेंगी, हर 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 मिडिल क्लास व्यक्ति को उससे बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे। ये सब वो पूरा गिना रहे हैं एक एक करके, कि कैसे टैक्स का बोझ कम होगा, कैसे जो फैसले ये लिए गए हैं वो प्रवासी जो लोग हैं उन पर रोक लगेगी, कैसे सरकारी कामकाज पर जो खर्चा होता था, सरकार के इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो होता था, उसमें भी कटौती होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, हमारा ये कहना है कि केवल ये मसला नहीं है इस झगड़े का, डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के दूसरे और भी कारण हैं। निश्चित रूप से उसमें सरकार की बहुत सारी जो सब्सिडी है, बहुत सारा जो सरकारी फायदा जो उठा रही थी कंपनी, खासकर टेस्ला से लेकर के, और इसके अलावा अंतरिक्ष जो 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 क्षेत्र है उसमें बहुत सारा जो काम उन्होंने किया हाल के दिनों में एलन मस्क की कंपनी ने, तो उसको लेकर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे मसले हैं जो अमेरिका के अखबारों में, दुनिया के अन्य अखबारों में भी छन छन कर आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे और बड़ा खुलासा हो। बहरहाल, जिन जो भी कारण है, अब एक मुद्दा जरूर उठता है कि एक दूसरे में क्या पैचअप हो सकता है,
जैसे रिपब्लिकन जो है उसका एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि पैचअप हो जाए। अगर पैचअप नहीं होगा, अगर समझौता नहीं होगा, तो ये डेमोक्रेट्स को फायदा पहुंचाएगा, और डेमोक्रेट्स को फायदा पहुंचाएगा तो आगे के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरा सेक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत जो नजदीकी कुछ सलाहकार हैं, और उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को हरगिज अब एकदम इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और मस्क के साथ किसी भी तरह का समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता है। और बहुत सारे लोग उनको समझा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडी वेंस को उन्होंने पटाने की कोशिश की है, और ये कोशिश चल रही है कि रिपब्लिकन को तोड़कर कुछ डेमोक्रेट्स को लेकर या कुछ न्यूट्रल टाइप लोगों को लेकर एक नई सरकार बनवाई जाए, और वो नई सरकार जो है उस जेडी वेंस के मातहत हो, माने वो प्रेसिडेंट बन जाए, और इनको जो है इनके खिलाफ जो है एक रेजोल्यूशन लाया जाए और इनको उस तहत इनको बाहर किया जाए। लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है दोस्तों, हम सब जानते हैं ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बीच में टेस्ला के जो शेयर हैं 14% गिर गए हैं। इससे साबित होता है कि जो उम्मीदें लगा कर रखी है खासकर एलन मस्क की जो पार्टी है, एलन मस्क के जो सर्किल है, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी होती नजर आ रही हैं। अभी अभी काफी देखना है आगे कि क्या होता है, क्योंकि जिस तरह का मिजाज एलन मस्क ने पाया है उससे कुछ कम मिजाज, खास ढंग का मिजाज डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं पाया है। दोनों मिजाज के स्तर पर बेहद झक्की भी हैं। और झक्की एक हिंदी का शब्द है और बहुत प्रचलित है। कब क्या वो बोल जाए कोई ठिकाना नहीं। आप बताइए, उन्होंने भारत से के साथ जो भी अ, सदाशयता दिखाई या अच्छे के लिए किया, लेकिन वो लगातार कहते रहे कि नहीं मध्यस्थता हमने कराई है, मध्यस्थता हमने कराई है। 10-11 बार कह दिए साहब। अब इससे हमारे यहाँ सरकार की बड़ी बद्द पिटी। लोगों को लगा अरे ये मध्यस्थता करा रहा है, जबकि सरकार तो कहती है कि हम मध्यस्थता को स्वीकार ही नहीं करते। तो ये क्या मामला है? अगर टेक्निकल वो होते तो ये ना बोलते, वो भारत सरकार पर छोड़ देते कि यार तुम जो चाहो वो कहो, पाकिस्तान को छोड़ देते कि वो जो जो चाहे वो कहो। लेकिन बहरहाल वो उनके मन की बात है। वो कब नाराज किससे हो जाए, कब किससे खुश हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। कब क्या बोल दें वो, ये भी कोई ठीक नहीं है। एलन मस्क भी उसी तरह के मिजाज के हैं। तो दोनों लगभग एक ही ढंग का मिजाज रखने वाले दो बड़े जो खरबपति हैं, उनके बीच की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई पर मैं समझता हूं कि अमेरिकी जनता को, पूरी दुनिया की जनता को खुश होना चाहिए कि चलो बड़े लोग लड़ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ फायदा हो सकता है। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव करें और प्रो पीपुल थोड़ा पॉलिसीज अपनी आगे बढ़ाएं, ये हो सकता है। अब आपने देखा एक जमाना था जब अमेरिकी सत्ता, उस समय तो आई थिंक 2019 की बात है, बोलिविया में क्या हुआ था। वहां पर सत्ता में जो इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट थे उनको बाहर कर दिया गया था, उनको 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 छोड़नी पड़ी थी सत्ता। एक तरह से कू था। और वो तख्ता पलट जो था, इस तरह की तख्ता पलट जो है हमेशा आप देखेंगे कि अमेरिकी शाह पर होते हैं, अमेरिकी षड्यंत्रों के तहत होते हैं। और उसमें एलन मस्क का भी नाम आया था, और उसके पीछे बहुत सारी कहानी बताई गई थी कि कैसे वहां पर ऐसे धातु मिल रहे हैं, ऐसे खनिज हैं, और उन खनिजों की तलाश में संभवतः लिथियम वगैरह की खदानें वहां बहुत हैं। और उसके लिए एलन मस्क भी इंटरेस्टेड थे कि कुछ चीजें बदल जाएं और ऐसी सत्ता न रहे जो फेवरेबल ना हो। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि जो अभी कुछ हुआ है अमेरिका में, वो उस पर जरूर हमें नजर रखनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर कोई भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई है या बहुत बड़ी घटना है और ऐसी घटना है जिसे दुनिया को चिंतित होना चाहिए। दुनिया को बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका के सत्ता संरचना के अंदर का मामला है और ये उसकी चिंता का विषय है। यहां तक कि मैं तो समझता हूं कि डेमोक्रेट्स भी वहां चिंतित नहीं होंगे, वो मजा ले रहे होंगे। और अभी मैंने एक चित्र देखा कि कैसे ओबामा से लेकर के और हिलेरी क्लिंटन तक सारे डेमोक्रेट्स जो है एक कमरे में बैठ करके और टेलीविजन पर वॉच कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये अभी एक मैंने फुटेज देखा। तो कुल मिलाकर अब ये देखना है कि ट्रंप और मस्क एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं। जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें मैं बहुत संक्षेप में, जो मुझे जो समझ में आ रही है बात, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, बहुत सारे पत्रिकाओं में, वेबसाइटों में भी ये बात छपी है कि मस्क साहब जो हैं वो उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो ट्रंप को करते रहते हैं उसको बंद कर सकते हैं। एक तो ये है। अब 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा तो रकम उन्होंने खर्च कर दी थी चुनाव में, और 100 मिलियन डॉलर की और बात थी इधर और भी सहयोग की। तो ये सब चीजें वो बंद कर देंगे। इसके अलावा जो एक्स पर, यानी ट्विटर, जो पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर जाहिर है जो ट्रंप समर्थक हैं या ट्रंप के
पक्ष की जो लॉबिंग है उस पर जाहिर है अंकुश लगेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो कंपनीज हैं जो 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 एक तरह से अमेरिकी जो सरकार है उसके उसकी सलाह पर बहुत सारा जो काम उनकी कंपनियां कर रही थी एलन मस्क की, वो अब हो सकता है कि उससे हट जाए। तो सरकार को एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी अपनी तलाशनी पड़ेगी और उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर सरकारी स्तर पर वो करना चाहते हैं तो एक ये भी हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी जो सब्सिडी बताई जाती है कि उनकी कंपनियों को मिल रही थी सरकारी स्तर पर, उस पर पाबंदी लगा सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत भयानक ये होगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो सलाहकार हैं, हालांकि ये डोमिनेंट ओपिनियन नहीं है उनके सलाहकार मंडली में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन आई मीन ओरिजिन वाले एलन मस्क को जो अमेरिकी एक जो 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 उनको आई मीन सिटीजनशिप प्राप्त है उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। एक तरह से उनको बेदखल किया जा सकता है और वो किसी और मुल्क में जाकर काम करें। इस तरह की बात मुझे लगता है एक्सट्रीम है और ये आमतौर पे दूसरे देश होते तो हो सकता था, लेकिन अभी अमेरिका में शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये बात की जा रही है। इसके अलावा जो बहुत सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होती हैं जिससे कि वो मुक्त थे एलन मस्क, वो शायद उन पर इम्पोज की जा सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों नए सिरे से कुछ जांच पड़ताल कराई जा सकती है टैक्स से लेकर अन्य चीजों की। हालांकि भारत होता तो अब तक ईडी चली गई होती, लेकिन यह है कि अमेरिका में अभी इस तरह का माहौल नहीं है और वहां के कारपोरेट भी सरकार में बैठे जो लोग हैं टॉप लेवल पर उनके खिलाफ बोलने का दुस्साहस कर सकते हैं, साहस कर सकते हैं, जो भी आप कहिए। भारत में ये मुश्किल है क्योंकि कारपोरेट में विभाजन नहीं है, कारपोरेट में डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए मीडिया भी एक तरह से बोलता है सारा मीडिया कारपोरेट का है, सारा मीडिया कारपोरेट का है देश में, खासकर बड़ा मीडिया। टेलीविजन तो आमतौर पे बड़े अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार सारे के सारे, उनमें काम करने वाले लोग भी एक ही तरह के हैं, उनमें भी कोई डाइवर्सिटी नहीं है। सभी हिंदू अपर कास्ट है या कुछ और सोसाइटी से आते हैं, लेकिन उनमें भी डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का मिजाज है और जिस तरह की मौजूदा सत्ता है वो जिस तरह के विचारों को आगे बढ़ाती है उससे वो काफी सहमत होते हैं। तो ऐसे में डाइवर्सिटी का जो मामला है वो भारत में बिल्कुल गायब है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप से अगर ये टक्कर ले रहे हैं एलन मस्क, तो बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेटिक ढंग से सोच रहे होंगे, वो कारपोरेट में भी डेमोक्रेटिक का वैल्यूज कहीं तलाश रहे होंगे, तो उनको अच्छा लग रहा होगा कि चलो एक दो कारपोरेट में आपस में लड़ाई हो रही है और दोनों जो कारपोरेट ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो ये अच्छा है समाज के लिए। तो दोस्तों आज यही बात कहकर मैं अपनी चर्चा खत्म करता हूं। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारा चैनल देखना न भूलें। आप अपने मित्रों से भी कहें कि वो देखें, सब्सक्राइब करें, इसको प्रसारित करें, ये आपका चैनल है। हम आवाम की बात करते हैं और हम समाज के बेहतरी के लिए सोचते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।